यदि आपका बेटा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि आप अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कहते हैं भारत में यदि कोई उच्च नौकरी है, उच्च स्तरीय सर्विस है तो कहते हैं आईएएस की नौकरी है, जहां पर व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति होती है। वहीं वो शासन प्रशासन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और जिसके द्वारा समाज और जनता की सेवा करता है। आप आईएएस व्यक्ति जो होते हैं, आईएएस आईपीएस जनता से जुड़ करके सीधे कार्य करने वाले होते हैं। शासन और जनता, शासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। मित्रों, आईएएस कब बनेगा आपका पुत्र, आईएएस कब बनेगा, और दूसरा आईएएस बनने का प्रॉमिस क्या है, इन दो विषयों पर मैं आज आपके सामने अपने विचार रखूंगा। देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से समझिएगा। 4 आईएएस लोगों की कुंडली भी आप रख लीजिएगा, उसके बाद आपको यही होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरह अगर आप देखेंगे तो योग अक्षरशः घटित होंगे। ये ज्योतिष विद्या का सामर्थ्य है जो तीनों कालों पर समान दृष्टि रखता है और काल विधान शास्त्र है। अन्य कोई शास्त्र भविष्य दर्शन का सामर्थ्य नहीं रखता है। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष बेटा कब आईएएस बनेगा इस पर चर्चा करता हूँ। पहला मेरा इस टॉपिक को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला टॉपिक का पहला भाग ये है कि बेटा में आपके बेटे की कुंडली में आईएएस आईपीएस बनने का योग है कि नहीं है, आईपीएस बनने का प्रॉमिस है कि नहीं है। अगर कुंडली पर यह प्रॉमिस है तब आप तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं प्रॉमिस है तो आप लोगों ने व्यवहार में देखा होगा, बहुत से लोग कोचिंग पढ़ाते रह जाते हैं, बहुत सा काम करते हैं तो बाद में लौट करके अन्य नौकरी करने लगते हैं। तो प्रॉमिस देखना होता है। तो प्रॉमिस देखने का आईएएस नौकरी के लिए विषय की व्यापकता होनी चाहिए, विषय का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए। कहते हैं सामान्य अध्ययन, कई विषयों पर एक गहरी दृष्टि होनी चाहिए, गहरी और पैनी दृष्टि। किसी भी विषय पर गहरी पैनी दृष्टि देखने के लिए ज्योतिष में पहला क्या होता है, बुध। बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, विद्या है, बुद्धि मस्तिष्क है। बुध गुरु क्या होता है? ज्ञान, विवेक, धर्म, ज्ञान, विवेक और व्यापकता। क्योंकि विष्णु में व्यापकता होती है तो गुरु क्या होता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये व्यापक होता है। तो व्यापकता होने के कारण गुरु क्या है? व्यापक है। तो व्यापकता, ज्ञान में जो व्यापकता आती है वो गुरु के कारण आती है। और व्यापकता होना, शिक्षित होना, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है रहस्यात्मक ज्ञान। वो जो रहस्यात्मकता आती है वो शुक्र से आती है। समझिए बात को। बुध बुद्धि का कारक, विद्या का कारक, मस्तिष्क का कारक, व्यापार का कारक, व्यक्ति के व्यवहार का कारक, लेकिन गुरु ज्ञान का कारक, विवेक का कारक, ज्ञान की व्यापकता का कारक। आप बुद्धिमान हैं और आपको कई विषयों का ज्ञान है आपको। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विषयों का सूक्ष्म ज्ञान है कि नहीं है। आप विषयों का आपको तत्व ज्ञान है कि नहीं है। अगर आपको तत्व का ज्ञान नहीं मिला तो सब बेकार हो गया। विषय पढ़ लेना, कई विषयों को पढ़ लेना, उसके बाद उसका तत्व ज्ञान, किसी भी विषय का जो तत्व ज्ञान है, गीता का जो तत्व ज्ञान है, वेदों का जो तत्व ज्ञान है, शास्त्र का जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान आपको शुक्र से मिलेगा, अन्य किसी ग्रह से नहीं मिल सकता। क्योंकि ज्ञान की गहराई, ज्ञान का रहस्य, ज्ञान की व्यापक गूढ़ता वो केवल शुक्र दे सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में, जिस आईएएस तैयारी करने वाले बालक की कुंडली में अगर बुध का संबंध गुरु से और शुक्र से हो जाएगा तो उस व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता होगी, उस व्यक्ति का जो ज्ञान होगा वो विश्लेषणात्मक होगा, व्यापक होगा,
तत्व ज्ञान होगा। वो तीनों विषयों पर ज्ञान की जो 3 स्थितियां हैं, इन पर वो गहन और इस गहन रुचि रखने वाले होगा। पढ़ना जरूरी है, कई विषयों को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के बाद मनन चिंतन निध्यासन, जो मनन चिंतन है, जो तात्विक ज्ञान है, वो तात्विक ज्ञान शुक्र से आता है। तो आपकी कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र, और एक चीज अगर मैं और इंक्लूड कर लूं, कोई केतु, अगर केतु आ गया तो फिर भाई योग दृष्टि भी आ गई, ज्ञान ऐसा हो गया ब्रह्मा के समान हो गया। कहते हैं अगर बुध उच्च का हो, बुध स्वाग्रही हो, उसके साथ गुरु केतु बैठे हो, तो व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो ब्रह्मा के समान होता है। व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, उसकी बुद्धि पर साक्षात सरस्वती का वास होता है। इस कुंडली पर आप देखें, दूसरा आईएएस बनने का जो दूसरा प्रॉमिस है कि ये लोग कहां पर जनता से सीधे जुड़कर काम करते हैं। आप जिले के कलेक्टर है तो पूरे जिले का जो प्रतिनिधित्व है, जो कमान है, वो उनके निर्देश पर सभी अधिकारी कार्य करते हैं। तो कलेक्टर बनने के लिए, तो डीएम बनने के लिए जरूरी है कि प्रशासनिक क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, टीम लीडर होना चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए, कब जनता को मोल्ड करना है, कब कठिन निर्णय लेना है, कब एक्शन लेना है, इन पर पूरी रुचि होनी चाहिए। तो भाई अब दूसरा बिंदु चलते हैं कि गुरु का, सूर्य का और मंगल का। मंगल नेतृत्व है, सूर्य राजा है और गुरु मंत्री है। आपने देखा होगा जन्म कुंडली का धर्म त्रिकोण, एक भाव काल पुरुष की कुंडली का प्रथम, पंचम, नवम, जो धर्म त्रिकोण होता है वो प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। आपको नेता बनना है, आपको आईएएस अधिकारी बनना है, तो धर्म महाप्रताप, धर्म प्रताप योग होना चाहिए। अर्थात जन्म कुंडली का लग्न भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव और जन्म कुंडली का नवम भाव। अब लग्न भाव को देखिए, जन्म कुंडली का काल पुरुष की कुंडली का लग्न भाव कौन है? गुरु। काल पुरुष की कुंडली का लग्न भाव मंगल, पंचम भाव सूर्य, नवम भाव गुरु। तो गुरु सूर्य मंगल की युति जिसकी भी कुंडली पे होगी, वो व्यक्ति समाज से, शासन से जुड़कर काम करने वाला होता है। उस व्यक्ति में प्रशासन की क्षमता होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब दूसरा गुण हो गया भाई विद्या अच्छी होनी चाहिए, प्रशासन का गुण होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसमें कंपटीशन की भावना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आईएएस 5 लाख 7 लाख लड़के एक साथ विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक साथ एग्जाम देते हैं। कुछ ही पास होते हैं, कुछ प्री तक जाते हैं, कुछ प्री मेन तक जाते हैं, मुख्य परीक्षा के बाद कुछ इंटरव्यू तक चले जाते हैं, कुछ इंटरव्यू से भी बाहर आ जाते हैं। तो ये परीक्षा जो हमारे 3 चरणों पर है, तो इसमें क्या है कि आपके अंदर छठा भाव बलवान होना चाहिए। छठा भाव जो होता है शत्रु का होता है, शत्रु का, ऋण का होता है, रोग का होता है, बीमारी का, कंपटीशन की जो भावना है ना, वो छठे भाव पर बैठकर राहु देता है। राहु नीति निर्देशक का भी कार्य करता है, हर परिस्थिति में फायदा निकालने वाला ग्रह होता है। और एक प्रतिस्पर्धी में सबसे बड़ा गुण, हर परिस्थिति में अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए 100% अंक लाना है। तो 100% अंक लाने के लिए आपको क्या है, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव से जुड़ा हुआ हो, छठे भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा हुआ हो, छठे भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति कंपटीशन में सफल होता है। छठे भाव के स्वामी का दसम भाव के स्वामी के साथ संबंध, उसके साथ राहु का योग हो, तो भी व्यक्ति कंपटीशन के क्षेत्र पर कंपटीशन में सफलता प्राप्त करता है, प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करता है। शत्रु भंजन योग आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर तीसरा बिंदु क्या है कि दसम भाव के स्वामी का बलवान होना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को देखे, दसम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में उच्च का होकर के, दसम का स्वामी केंद्र में ही उच्च का होकर के बैठ जाए, काल पुरुष की कुंडली का भी 10 में उच्च का हो जाए और चतुर्थ से संबंध भी बना ले, तो समझ लीजिए सफलता 100% मिलेगी।
तो ये आईएएस के सामान्य योग हैं। और बेहतर ज्ञान लेना है और विषय को और तार्किक रूप से इस शास्त्र को यदि पढ़ना है तो हमारी क्लासों में आइए, आपके सोचने का चिंतन बदल देंगे, आपका दृष्टिकोण बदल देंगे। हमारी क्लासों में जुड़िए। अगला देखिए, अब इस कुंडली पर देखिए इस योग, पहला योग मैंने क्या बताया था, बुध गुरु शुक्र का। देखिए शुक्र बुध पंचम भाव पर बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है। बुध गुरु शुक्र का सरस्वती योग बन गया। बुध गुरु शुक्र का सरस्वती योग बन गया तो इस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, ये विश्लेषणात्मक ज्ञान रहेगा। सभी विषयों का सामान्य अध्ययन होने के साथ साथ विषय के तत्वों का विश्लेषणात्मक तात्विक ज्ञान उसको अवश्य होगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। तो शुक्र बुध गुरु का योग बन गया। दूसरा योग बताया था कि प्रशासन में जाने के लिए क्या जरूरी है कि गुरु सूर्य मंगल का। अब देखिए व्यक्ति का जो लग्नेश है वो अष्टम भाव पर आ गया। हमने आपको सभी वीडियो में बताया कि यदि कभी भी केतु या राहु स्वाग्रही या उच्च के ग्रह के साथ बैठेगा तो ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है। विशेषकर ग्रह के जो 3 प्रभाव हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, भौतिक प्रभावों में आशातीत वृद्धि दे देता है। लग्नेश केतु के साथ स्वग्रही केतु के साथ बैठ गया और लग्नेश देखिए मंगल अष्टम पर है। मंगल का संबंध नाड़ी ज्योतिष के अनुसार पंचम नवम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। जातक ग्रंथ वैदिक के अनुसार ग्रहों की पाद दृष्टि होती है, एक पाद द्विपाद। तो इस प्रकार मंगल का सूर्य से संबंध बन गया, सूर्य मंगल। अब गुरु वक्री होकर के यहीं पर आ गया, गुरु सूर्य मंगल। ये गुरु नवम भाव पर देखिए बैठा हुआ है, नवम भाव पर वक्री है। तो वक्री होकर के वो 50% गुरु का प्रभाव, वक्री होने से किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है वो 50% प्रभाव किसी भी ग्रह का अपने से पिछले भाव पर आ जाता है। तो गुरु नवम भाव पर वक्री है तो पिछले भाव पर आ गया, वो क्या है 50%। तो यहाँ पर अष्टम भाव पर गुरु सूर्य मंगल केतु का प्रभाव मिल गया तो जातक तेजस्वी, तो जातक में महाप्रताप योग बन गया। अब देखिए दशमेश, देखिए दशम भाव का स्वामी, दशम भाव कर्म का होता है, व्यवसाय का होता है, प्रोफेशन का होता है, जीवन में मिलने वाली प्राप्तियों का होता है, जीवन में राज दरबार का होता है, जीवन की व्यवसायिक योग्यता, व्यवसाय की क्षमता का होता है। मुख्य चीज से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है और व्यक्ति का स्टेटस देखा जाता है। अगर दशमेश किसी का उच्च है तो व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार के द्वारा उच्चता को प्राप्त करता है। जैसे आपने नाभस योग में दाम योग देखा, इसमें वीणा योग भी बन रहा है। सभी ग्रह लगभग 7 राशियों पर बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर दशमेश शनि उच्च का हो गया तो लगभग सभी ग्रह की स्थिति अच्छी है। चतुर्थेश देखिए द्वादश में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहा है, द्वादश में बैठकर अपने ही भाव को देख रहा है, इसलिए चतुर्थेश का भी संबंध अच्छा हो गया। और देखिए कंपटीशन के लिए बताया था छठे भाव का जो स्वामी, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया और पंचम भाव में आने की वजह से और गुरु की दृष्टि मिल गई, इसलिए कंपटीशन में भी इनको जो भी कंपटीशन दिया, जब दिया तब इनको सफलता हमेशा रही। दूसरी चीज हमने कहा था राहु का प्रभाव छठे भाव पर होना चाहिए। राहु सेकेंड हाउस पर बैठा है और पंचम दृष्टि उसकी छठे भाव पर है। और राहु की जब छठे भाव पर दृष्टि होती है ना, वो व्यक्ति अगर लड़ भी जाए कंपटीशन में, उस व्यक्ति का सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तन वो अपने बौद्धिक बल से, अपने बाहु के बल से, अपने देव बल से, अपने गुरु के बल से हमेशा सफल होता है। अब यहाँ पर हमने अब ये दूसरे बिंदु था कि आईएएस कब बनेगा। अब देखिए वही बात ट्रांजिट की आती है कि एक्टिव कब हो रहा है। 2013 में इस व्यक्ति ने आईएएस टॉप किया था, आईएएस में सबसे ऑल इंडिया में पहली रैंक मिली थी। और 2013 में गुरु देखिए हमने भाग्योदय के लिए बताया था कि गुरु अगर जन्म कुंडली का गुरु गोचर के गुरु से संबंध बना ले, जन्म कुंडली का शनि गोचर के शनि से संबंध बना ले, जन्म कुंडली का गुरु गोचर का गुरु जन्म कुंडली के शनि से संबंध बना ले, गोचर का गुरु जन्म कुंडली के दशमेश से संबंध बना ले,
तो समझ लीजिए व्यक्ति को सफलताएं मिलती हैं, व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अब आप इसको दशा से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो हम लोग नाड़ी से हम लोग ट्रांजिट देखते हैं, तो ट्रांजिट में हमने देखा गुरु 2013 में मिथुन राशि पर चल रहे थे। गुरु की पंचम दृष्टि शनि पर थी, तो शनि वहां पर उच्च के थे और राहु का गोचर भी वहीं पर था। देखिए, और लोग कहते हैं कि गुरु शनि के साथ राहु अगर आ जाता है तो लोग कह देते हैं कि नुकसान भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि शनि उच्च का है। नेटल का जो शनि है जन्म कुंडली का उच्च का है, उच्च के शनि पे यहाँ पे राहु भी तुला राशि का आ गया, तो राहु भी गोचर करता हुआ तुला पर है, तो शनि की ताकत कई गुना बढ़ गई। गुरु शनि राहु के कारण यह व्यक्ति उस समय 2013 में सफल हुए। और शनि को देखिए, 2013 में जो शनि की जो स्थिति थी, शनि का गोचर तुला राशि पर चल रहा था, शनि भी शनि पर चल रहे थे। गुरु का गोचर तीसरे भाव पर है और गुरु अपनी सप्तम दृष्टि वो है कहां पर, नवम भाव पर दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर आ रही है। गुरु की दृष्टि गुरु को देख रहा है और शनि के ऊपर चल रहा है, और इसमें राहु जो आया वो उच्च के शनि के साथ था। इस वजह से यहाँ पर ताकत भिड़ गई। जातक को ताकत मिल गई, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश उन्नति करते हुए अपने पिता का, अपने कुल का मान बढ़ाने वाला बना, और साथ में ये IAS बन करके आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको